नमस्कार दोस्तों। आज बात करूंगा मैं कि क्या हम जो है डेवलप्ड कंट्री जो है बन सकते हैं, विकसित देश बन सकते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है कहा है कि 2047 तक जो है भारत एक विकसित देश जो है बन जाएगा। इसके लिए जो है वो काम कर रहे हैं। तो पहले समझते हैं कि एक डेवलप्ड कंट्री या विकसित देश होने का मतलब क्या होता है। तो अभी हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो है करीब $2250 के आसपास। तो $2250 के आसपास जो है अभी है। और इसको अगर मैं रुपए में कन्वर्ट करूँ, 80 रुपये का अगर मैं भाव लेके चलूँ रुपए डॉलर का, तो ये करीब बन जाती है 1,85,000 के आसपास। तो भारत की प्रति व्यक्ति जो आय है इस समय है 1,85,000। डेवलप्ड नेशन बनने के लिए जो है हमको इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो अभी जो हमारी 2250 है उसको हमें ले जाना पड़ेगा 12,000 पर। तो जब हमारे देश की प्रति व्यक्ति इनकम जो है वो $12,000 हो जाएगी, तब हम कह सकते हैं कि भारत जो है एक विकसित देश जो है बन गया है। तो $12,000 का मतलब हो जाता है लगभग 10 लाख रुपए। तो जहां अभी हम हैं वहां से हमको लगभग 5 टाइम्स होना पड़ेगा। तो अगर हम 10 लाख रुपए की प्रति व्यक्ति आय हर भारतीय की कर देंगे, तब हम कह सकेंगे कि हम जो है विकसित देश हो जाएंगे। तो ये जो हमारा टारगेट रखा गया है वो 2047 का रखा गया है, काफ़ी दूर है यहाँ से। तो ये टारगेट को पूरा करने के लिए, इसको अचीव करने के लिए हमको क्या करने की ज़रूरत है। तो हमको जो है ज़रूरत है अपनी जीडीपी को बढ़ाने की। और किस स्पीड से बढ़ाना पड़ेगा अगर हमको 2047 तक जो है इस $12,000 के टारगेट को पूरा करना है, तो हमको बढ़ाना पड़ेगा लगभग 7.5% के हिसाब से। अगर 7.5% हर साल हमारी जीडीपी बढ़ती जाती है तो हम इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो हमारे देश की आबादी जो है वो भी लगभग 0.6% जो है हर साल बढ़ती है। तो 7.5% की जो ग्रोथ है वो एक्चुअल में ग्रोथ बन जाएगी 6.9% की, अगर हम आबादी को एडजस्ट करें। तो आबादी को एडजस्ट करते हुए अगर हम 7.5 की एवरेज ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट जो है बना लेते हैं, तो 2047 तक जो है हम इस $12,000 वाले लेवल को जो है पहुंच जाएंगे और एक विकसित देश जो है बन जाएंगे। तो ये जो है मुश्किल नहीं है, और असल में बोलूँ तो मैं इजी ही बोलूँगा, क्योंकि हमारे देश के पास जो संसाधन है, हमारे देश के पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे देश के पास जो युवा आबादी है, हम बिल्कुल सक्षम हैं डबल डिजिट की 10% की जीडीपी ग्रोथ के कारण। वो हम कर सकते हैं, 10% की जीडीपी ग्रोथ जो है हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो सारे संसाधन हैं। पर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, वोट बैंक की राजनीति चलती है, इसके कारण जो है जो चीज़ करनी चाहिए वो नहीं हो पाती। तो 10% के हिसाब से अगर हम चलें तो ये चीज़ जो है हम और पहले अचीव कर सकते हैं 2040 के आसपास, उससे भी पहले कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ये संभव नहीं है, संभव होते हुए भी संभव नहीं है। तो हमें 7.5% की जीडीपी ग्रोथ चाहिए, और ये हम करते हैं तो 2047 तक हो जाएंगे। और 7.5% जो है कुछ बड़ी सी नहीं है, ये एक नॉर्मल ग्रोथ है, एक नॉर्मल चीज़ है जो हम अचीव कर सकते हैं। तो जो 2047 का बात की जा रही है वो हो ही जाना चाहिए। अब अगर हमें इसको पहले करना है तो हमको कुछ और सुधार करने की ज़रूरत होती है। तो इकोनॉमी में सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो असर होता है वो मल्टीप्लायर असर होता है। तो रोड हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट्स हो, इन पर काफ़ी अच्छे से काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, पर कुछ और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो हमको जो है 3 प्रमुख सुधार करने की ज़रूरत है, और वो सुधार जब तक नहीं होंगे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो तेज़ी से नहीं होगा। तो आपको अगर डेवलप्ड कंट्री बननी है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग अपनी बढ़ानी पड़ेगी, और दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो बिना मैन्युफैक्चरिंग के जो है डेवलप्ड बन गया हो, तो वो तो चाहिए ही चाहिए। तो मैन्युफैक्चरिंग अगर आपको सुधारनी है तो आपको 3-4 सुधार करने होते हैं। पहला होता है लैंड रिफॉर्म, फिर लेबर रिफॉर्म, और बाद में इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म। और ये तीनों ही रिफॉर्म में ये सरकार जो है अभी तक काफ़ी पीछे है। तो 2015 में सरकार ने जो है लैंड एक्विजिशन बिल पेश किया था, लोकसभा में पास भी कर लिया था, राज्यसभा में लटका हुआ है, और उसके बाद कोई विशेष प्रयास इसको करने के नहीं हुए।
तो ये बिल अगर पास हो जाएगा तो आपने देखा होगा बंगाल में किस तरह की समस्या हुई थी, टाटा ने पूरा प्लांट लगा दिया और बाद में हंगामा हुआ तो वापस जाना पड़ा। वैसे ही कोरिया की कंपनी पॉस्को ने जो है उड़ीसा में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया था, वहाँ भी हंगामा हुआ तो वो भी जो है वो ज़मीन छोड़ के उसको जाना पड़ा। तो ये चीज़ें होती रहेंगी, कोई ना कोई पार्टी विपक्ष में आएगा, वो इस तरह की हंगामा करवा देगी और आपके साथ समस्या होती रहेंगी, और ऐसी समस्याओं के कारण जो है आप तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर सकते। तो लैंड रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, तो जो बिल लटका हुआ है उसको पास करने की ज़रूरत है। फिर लेबर रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो अगर आप अमेरिका की बात करें, चाइना की बात करें, तो वहाँ पे एक हायर एंड फायर वाला कल्चर चलता है। हमारे यहाँ जो है इस चीज़ को बुरा माना जाता है और ये चीज़ असल में गलत है। तो कंपनियां जब कमाएंगी तो ज़्यादा लोगों की हायरिंग करेंगी, वो नौकरियां देंगी। और कंपनियां अगर नहीं कमा रही हैं, किसी भी रीज़न से इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है और वो नहीं कमा पा रही हैं, तो उन पर अगर कर्मचारियों का बोझ लादा जाएगा उस समय, तो उनकी भविष्य में एक्सपेंड करने की क्षमता ख़त्म होती है, ख़राब होती है, और वो एक्सपेंड नहीं करेंगी तो वो जॉब भी नहीं दे पाएंगे। तो नया जॉब क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि ये हायर एंड फायर वाला जो कल्चर जो कि चलता है वेस्ट में, वो यहाँ पे भी होना चाहिए। आपको काम करवाने की ज़रूरत है, आपको कोई मिला, आपने काम करा है, आपके पास और काम नहीं है, आप उसको फायर करें। ये चीज़ होनी चाहिए, इस पर सुधार की ज़रूरत है। तो चाइना में तो आप जो है कुछ कुछ घंटों के लिए भी जो है लोगों को नौकरी पर रख सकते हैं, तो ये चीज़ वहाँ चलती है, इधर वैसा कुछ नहीं है, तो इसमें सुधार की ज़रूरत है। तीसरा बड़ा सुधार हमको इलेक्ट्रिसिटी में करना है, बिजली के क्षेत्र में करना है। तो यहाँ पर भी जो बिल पास होना था, जिस तरीके से होना था, वो भी लटका हुआ है, वो नहीं हो रहा है। तो हमारे यहाँ बिजली का प्राइस जो है वो एक जैसा नहीं है, एक राज्य में कुछ और होता है, दूसरे राज्य में कुछ और होता है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स ऐसी चल रही है कि इस समय जो है जनता को आप फ्री में दो, इतने यूनिट उतने यूनिट, और उसका जो लॉस होता है, घाटा जो होता है, वो कंपनियों से वसूल करो, कॉरपोरेट से वसूल करो। तो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस जो है देश में बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो जब ये चीज़ हाई हो जाती है, आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाता है और इंटरनेशनल लेवल पे आप कॉम्पीट नहीं कर पाते, आपका प्रोडक्ट जो है महंगा होता है। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग पॉलिसी की हमें ज़रूरत है। तो एक प्रॉपर उसके लिए जो है कानून होना चाहिए। साथ में डिस्ट्रीब्यूशन में जो है अधिकतर स्टेट गवर्नमेंट का ही कब्जा है, जहाँ पर बहुत बड़े लॉसेस होते हैं। आप डिस्कॉम का देखिए, टाइम पे पेमेंट नहीं होते, लाखों करोड़ के जो बिल हैं जो वो राज्य सरकारों की तरफ से ड्यू हैं, जबकि आम आदमी जो है अपना बिल टाइम टू टाइम भरता है। तो यहाँ बहुत बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो ये रिफॉर्म जब हम करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन तेज़ी से होगा और जीडीपी ग्रोथ जो हमको चाहिए वो मिलेगी। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो कि इससे सीधी कनेक्टेड नहीं है लेकिन बहुत ज़रूरी है, वो है जुडिशरी। तो जुडिशरी जो है बहुत अहम रोल निभाती है इकोनॉमी में। तो क्या होता है, कई सारे डिस्प्यूट जो है वो होते रहते हैं, आम बात है, ऑब्वियस है। तो ये डिस्प्यूट जब कोर्ट में जाते हैं, तो जब कोर्ट में ये चल रहे हैं, जिस पीरियड तक चलते हैं, उसका भी एक कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। आप वकीलों को फीस दे रहे होते हैं, ढेरों चीज़ें कर रहे होते हैं। तो ये केस अगर सालों साल चल रहे हैं, तो आप समझिए कि कॉस्ट कितना बढ़ जाता है। कॉस्ट तो बड़ा ही बड़ा है, साथ में सोचिए कोई बिजनेस का डिस्प्यूट है, उसके ऊपर लोन है और जो है कोर्ट फैसला नहीं कर पा रहा है, तो उसके ऊपर लोन कितना चढ़ता जा रहा है। वो अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है, और बाद में जो है वो डिफॉल्ट होता है, फिर बैंकों का नुकसान होता है, बैंकों को बाद में रिकैपिटलाइज करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ करोड़ों की संख्या में जो है केसेस पेंडिंग हैं। 40% समय जो है हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो छुट्टी पे होते हैं। और जो है बहुत बड़े रिफॉर्म की यहाँ पे ज़रूरत है। आप अगर हमारा टेलीकॉम कंपनीज का केस देखें, इतनी सारी टेलीकॉम कंपनीज जो है वो बर्बाद हुई हैं एजीएम वाले केस के कारण। तो एजीएम में जो है, जो उनके एरियर्स थे, वो ड्यू पेमेंट करना है कि नहीं करना है, इस पर फैसला होने में ही 5-6 साल लग गए। और इस 5-6 साल का इतना सॉलिड ब्याज जो है उनके ऊपर लद गया कि वो जो है डिफ़ॉल्ट हुई, वो बर्बाद हुई। तो ये चीज़ जो है ठीक नहीं होती है। वैसे ही बहुत सारे सेक्टर के साथ हुआ, स्टील सेक्टर के साथ हुआ, पावर सेक्टर के साथ हुआ। तो जुडिशरी अगर आपकी स्लो है तो अच्छा नहीं होता। हालांकि थोड़ा सा काम सरकार ने इस पर किया है, एनसीएलटी बनाया है, अलग से कंपनीज के केसेस जो है वहाँ हों, पर वहाँ भी जो इस समय टाइम पीरियड जो चल रहा है रेजोल्यूशन का, वो चल रहा है करीब करीब 15 महीने का। तो 15 महीने जो है अभी वहाँ पे लग रहे हैं। आप अगर यही चीज़ वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें, जहाँ डेवलप कंट्रीज में देखें, तो ये जो टाइम पीरियड होता है ये 2 से 3 महीने तक का ही होता है। 2 से 3 महीने में सारे बड़े से बड़े मामले कोर्ट सुलझ जाते हैं, कोर्ट फैसला कर लेता है। हमारे यहाँ ये नहीं होता है। तो जो लटकाने वाली चीज़ जो हमारी जुडिशरी में चलती रहती है, वो इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है। तो हमारे देश की आबादी ज़्यादा है, यंग आबादी है, यंग आबादी अपने आप में एक एसेट होती है।
और आप इसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो ये लाइबिलिटी बन जाती है। तो देखिए, अगर आप इतिहास को देखें, इकोनॉमिक हिस्ट्री किसी भी देश की पढ़ें, तो जब उस देश की 30 से 40 की आबादी वाले जो लोग होते हैं उनकी संख्या जब सबसे ज़्यादा होती है तो उस पीरियड में जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सबसे तेज होता है। तो हमारे पास जो है वो समय अभी है और अगले 15 साल तक के लिए है। तो ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो अगले 15 साल हम प्रॉपर तरीके से अगर यूटिलाइज नहीं कर पाए तो हम वो जो है वो मिड इनकम वाली कंट्री जो है वो बन के रह जाएंगे, वहीं के वहीं ट्रैप होके रह जाएंगे। क्योंकि 2040 के बाद क्या होगा कि भारत में बूढ़ों की संख्या ज़्यादा होगी, बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा होगी और ऐसे लोग जो है वो काम नहीं करते बल्कि जो है वो लाइबिलिटी टाइप से होते हैं, इकोनॉमी में कोई एडिशन नहीं करते। तो जैसे आप जापान को देखिए, बिल्कुल सैचुरेट है, बिल्कुल इकोनॉमी उसकी ठंडी पड़ी रहती है, वहीं के वहीं है, तो वो स्थिति में आ जाएंगे। तो 2040 तक हमारे पास मौका है और इस मौके को हमको भुनाना चाहिए, जितना हो सके, जो हो सके वो करना चाहिए। तो जो है बहुत सारी चीज़ें जो है राजनीति के कारण नहीं हो पाती हैं। पिछली सरकारों से सिचुएशन थोड़ी बेहतर है पर बहुत ज़्यादा बेहतर हो ऐसा मैं नहीं मानता। हमारी एक ये कह सकते हैं हम इस समय थोड़े किस्मत वाले ज़्यादा हैं, किस्मत वाले ज़्यादा हैं हम। अभी आपको दिख रहा हो कि हम वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ये है वो है। वो हम इसलिए नहीं है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि बाकी सारे देश जो हैं वो बुरा कर रहे हैं, इसलिए तो हम रिलेटिवली अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। पर एक्चुअल में जो हमारी क्षमता है, जो संसाधन हमारे पास हैं, उसके हिसाब का हमारा परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं है। इसके साथ जो है मैं आज की बात अपनी ख़त्म करता हूँ। इस पर आप अपने विचार रखिएगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद।